कोलकाता एक ऐसा शहर जिसके लिए कभी मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि कलकत्ता का जो जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीर सा मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। कोलकाता जिसे एक समय तक भारत की फाइनेंशियल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल जैसे नामों से जाना जाता था, उस कोलकाता के साथ ऐसा क्या हुआ कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इस शहर को एक डाइंग सिटी तक कहना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि जिस कोलकाता को कभी कैपिटल ऑफ जॉय कहा जाता था, वो आज एक ऐसा शहर बनकर रह गया है जो क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन और अपने जर्जर होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेपनाह पॉल्यूशन से जूझ रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कलकत्ता के साथ जो उसकी आज ऐसी दुर्दशा हो गई? तो आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कोलकाता के इतिहास को, उसकी वर्तमान स्थिति को और जानने की कोशिश करेंगे भविष्य के गर्त में कोलकाता के लिए क्या छिपा है। कोलकाता शहर को इसका यह नाम मिलता है बंगाली भाषा के शब्द कोलिकाता से, जो बंगाली के ही शब्द काली क्षेत्रों की उपज है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है काली क्षेत्र, यानी कि काली का क्षेत्र। कोलकाता का हमें जो पहला उल्लेख मिलता है उसमें इसे गंगा के तट पर जंगल से घिरे एक ऐसे गांव के रूप में बतलाया गया है जहां एक बंदरगाह होने की बात भी कही गई है, जो इसे खुद में ही एक अहम व्यापारिक केंद्र बनाता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थलों में से एक काली घाट के होने की बात भी बताई गई है, जिसे आज के समय में भी हम कोलकाता में देख सकते हैं। लेकिन कोलकाता की असली कहानी शुरू होती है साल 1690 से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर इस इलाके में अपने पांव पसारने शुरू किए। और फिर साल 1696 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लगातार होने वाले हमलों से डिफेंड करने के लिए फोर्ट विलियम्स के कंस्ट्रक्शन को शुरू किया। कोलकाता शहर को आज हम जिस ज़मीन पर बसा हुआ देखते हैं वो कालीकाता, गोबिंदपुर और सुतनौटी नाम के 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया है, जो साल 1698 से पहले तक बंगाल के मशहूर ज़मींदार सवर्णा रॉय चौधरी और उनके परिवार की संपत्ति हुआ करती थी, जिसे साल 1698 में ब्रिटिशर्स को सालाना 1300 रुपये की दर पर लीज पर दिया गया था। साल 1712 में जाकर फोर्ट विलियम्स का कंस्ट्रक्शन समाप्त हुआ और फिर साल 1717 में मुगल बादशाह फारूक सियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 3000 रुपये के देन पर कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड और फैक्ट्रियों के विस्तार की इजाज़त दी, जिसके बाद से भारत के अलग अलग क्षेत्रों से व्यापारी अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए कोलकाता का रुख करने लगे, जिससे एक ओर तो कलकत्ता में व्यापार बढ़ने लगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच खींचतान का एक नया सिलसिला भी शुरू हो गया। और इस तनातनी के दौर में एक दिन तो ऐसा आया जब साल 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम्स पर हमला किया और वहां पर जितने भी ब्रिटिश सैनिक और कंपनी के लोग थे उन्हें बंदी बना लिया गया, जिसके बाद ही हमें वहां ब्लैक होल ट्रेजेडी देखने को मिली, जिसमें दम घुटने के कारण से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। लेकिन इसके ठीक बाद साल 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और ब्रिटिश एडमिरल चार्ल्स वॉटसन के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम्स पर वापस कब्जा किया, जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश पावर और विक्ट्री के सिंबल के तौर पर फोर्ट विलियम्स का दोबारा निर्माण कराया, जिसे आज हम इस रूप में देखते हैं। और फिर साल 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत में मुगल साम्राज्य के इंपीरियल टैक्स कलेक्टर के रूप में अपॉइंट किया। और फिर साल 1763 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता को एक प्रेसिडेंसी सिटी और भारत में कंपनी के हेडक्वार्टर के रूप में स्थापित किया। और इसके साथ ही साथ साल 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुर्शिदाबाद से सारे ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को कलकत्ता में शिफ्ट किया। और फिर यहाँ से ही शुरू होती है कलकत्ता के कलकत्ता बनने की कहानी, जब कंपनी ने शहर के आसपास के वेटलैंड्स को ख़त्म कर वहाँ शहर को विकसित करना शुरू किया। साल 1797 से 1805 तक फोर्ट विलियम्स के गवर्नर जनरल रहे रिचर्ड वेल्सली को कलकत्ता के विकास और उसके पब्लिक आर्किटेक्चर का श्रेय दिया जाता है। और यही समय रहा जब साल 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, जो एशिया में मॉडर्न मेडिकल साइंस का पहला शैक्षणिक संस्थान था। और इसी के बाद साल 1857 में कलकत्ता में ही साउथ एशिया की पहली मॉडर्न मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा की स्थापना भी की गई। और इससे पहले साल 1780 में मोहम्मदन कॉलेज ऑफ कैलकाटा, साल 1817 में हिंदू कॉलेज, साल 1824 में संस्कृत कॉलेज, साल 1835 में सुरेंद्र नाथ कॉलेज और फिर आखिर में साल 1887 में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस को स्थापित किया गया।
जो भारत का पहला रिसर्च इंस्टीट्यूशन था। और इन सब संस्थानों के कलकत्ता में स्थापना के कारण ही कलकत्ता उस समय भारत में मॉडर्न एजुकेशन के केंद्र के तौर पर जाना जाने लगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि इसके कारण कलकत्ता में एक पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले और अखबार पढ़ने वाले बाबू वर्ग का उदय हुआ, जो रूप रंग में तो भारतीय था पर वो सोच विचार में अंग्रेजी और लिबरल थॉट से पूरी तरह ओतप्रोत था, जिसने सिर्फ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम ही नहीं किया बल्कि बंगाल रिनाइजेंस यानी बंगाल में सोशल रिफॉर्म का प्रमुख झंडा बरदार भी रहा। साल 1700 में शुरू हुए भारत के पहले अखबार हिक्कीज गैजेट की शुरुआत भी कलकत्ता से ही हुई थी। साल 1784 में कलकत्ता में स्थापित हुए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, साल 1814 में इंपीरियल म्यूजियम ऑफ कैलकटा और 1836 में कैलकटा पब्लिक लाइब्रेरी ने कलकत्ता में रिसर्च और वहाँ के इंटेलेक्चुअल लाइफ में एक बूस्टर का काम किया, जिसने आगे जाकर भारत को रविंद्रनाथ टैगोर और अमर्त्य सेन जैसे नोबेल लॉरिएट्स भी दिए। सिर्फ शिक्षा में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी कलकत्ता में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले, जिसमें टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आए, जिसने ब्रिटिश टेक्सटाइल कंपनियों को कलकत्ता में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण ही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कलकत्ता में व्यापार और उद्योग को और ज़्यादा सहूलियत देने और कलकत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर के रूप में और भी ज़्यादा विकसित करने के लिए साल 1771 में कलकत्ता में भारत के पहले पोस्ट ऑफिस की स्थापना की और फिर साल 1854 में कलकत्ता में भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन के कनेक्शन, हावड़ा रेलवे स्टेशन और इसी के साथ ही साथ साल 1862 में भारत का पहला हाई कोर्ट ऑफ कैलकटा की स्थापना के बाद साल 1870 में पोर्ट ऑफ कैलकटा को भी स्टैब्लिश किया गया। और यह एक ऐसा दौर था जिसमें कलकत्ता सिर्फ एक औद्योगिक शहर बनकर ही नहीं रह गया बल्कि इसने अपने आप को आने वाले समय के लिए भी तैयार करना शुरू कर दिया। उस समय कलकत्ता एक नए उभरते हुए फाइनेंशियल हब के रूप में भी दुनिया को नजर आने लगा था, जिसका कारण ही तो था कि साल 1806 में बैंक ऑफ बंगाल और साल 1865 में अलाहाबाद बैंक ने अपने हेडक्वार्टर को कलकत्ता में स्थापित किया, जिसके बाद से ही कई सारे फाइनेंशियल संस्थानों ने अपने दफ्तरों को बंगाल में स्थापित करना शुरू कर दिया। और फिर इसी दौर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले हेडक्वार्टर और कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई, जिसने कलकत्ता को एक मेजर फाइनेंशियल हब और भारत में ब्रिटिशर्स के एक नर्व सेंटर के रूप में स्थापित किया। और लोन की सुविधा में आसानी के कारण कलकत्ता में बाकी भारत की तुलना में बिजनेस और इंडस्ट्री लगाना और उसे चलाना काफ़ी आसान हो गया। और इन्हीं सब कारणों ने कलकत्ता को एक बिजनेस और इंडस्ट्री फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया, जिसने शहर में उद्योगों को अपनी ओर खींचने में काफ़ी मदद की, जिसका कारण ही तो था कि कलकत्ता एक्सपोर्ट के रूप में एक समय तो भारत की आज की आर्थिक राजधानी और उस समय के बॉम्बे से भी कहीं आगे था, जिसका अंदाजा आप इस चार्ट को देखकर ही लगा सकते हैं। और यही बात तो थी कि यूएसए की पहली मर्चेंट शिप कलकत्ता आई और सिर्फ इतना ही नहीं, कलकत्ता में स्थापित यूएस कॉन्सुलेट दुनिया का दूसरा सबसे पुराना यूएस कॉन्सुलेट है। कलकत्ता ने सिर्फ अर्थव्यवस्था और शिक्षा में ही नहीं बल्कि संस्कृति के क्षेत्र में भी एक लंबे समय तक भारत का नेतृत्व किया, जिसमें साल 1864 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट और साल 1933 में स्थापित हुआ एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स भारत के कई प्रमुख कलाकार अबींद्रनाथ टैगोर, जेमिनी रॉय और नंदलाल बोस की कार्यस्थली रहा। कलकत्ता में एक साथ इतने सारे डेवलपमेंट का कारण ही था कि साल 1750 में कलकत्ता की जो आबादी 1.5 लाख से भी कम थी, वह बढ़ते बढ़ते साल 1837 में 4 लाख से भी ज़्यादा हो गई। और अगर इसमें हम अकेले कलकत्ता शहर की आबादी को देखें तो वो 2 लाख से भी ज़्यादा नजर आएगी। लेकिन कलकत्ता की यह समृद्धि ज़्यादा देर और ना रह सकी, जब साल 1911 में अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली की स्ट्रेटेजिक और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को देखते हुए भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया, जिसके कारण कलकत्ता का जो राजनीतिक महत्व था वह बहुत हद तक कम हो गया। और इसी के बीच एक नए फाइनेंशियल पावर हाउस, टेक्सटाइल हब और अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन के कारण उदय हुआ एक ऐसे शहर का जिसने धीरे धीरे कर कलकत्ता से उसके फाइनेंशियल कैपिटल के रसूख को भी छीन लिया, और वह शहर था बॉम्बे, यानी कि आज का मुंबई। लेकिन कलकत्ता को अभी वह जख्म मिलना बाकी था जो आने वाले कई दशकों तक उसे दर्द देने वाला था। और वह जख्म कलकत्ता को तब मिला जब पूरा देश आज़ादी के जश्न में मग्न था और वहीं बंगाल और कलकत्ता दोनों ही खून के आंसू रो रहे थे। और वह था धर्म के नाम पर बंगाल का बंटवारा, यानी कि बंगाल का मुस्लिम घनत्व वाला पूर्वी इलाका बना ईस्ट पाकिस्तान और बाकी बचा हुआ बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल कलकत्ता महानगर के साथ भारत की झोली में आया। इस बंटवारे ने कलकत्ता को उसके जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस से ही दूर नहीं किया
बल्कि उसके पॉलिटिकल प्रोमिनेंस में भी भारी कमी लाई। और फिर वहाँ मास लेवल पर कम्युनल वायलेंस, रेप और ब्रूटल मर्डर की एक श्रृंखला देखने को मिली। और इस विभाजन से बंगाल का एक बड़ा जूट ग्रोइंग एरिया पाकिस्तान के हाथों में चला गया, जिसका डायरेक्ट असर हमें देखने को मिला कलकत्ता की जूट इंडस्ट्रीज पर, जब वहाँ रॉ मटेरियल की लो अवेलेबिलिटी के कारण कई जूट मिल्स ठप पड़ गईं। और कलकत्ता जो विभाजन के दंश से अभी उभर ही रहा था कि उसे दूसरा झटका लगा साल 1971 में, जब ईस्ट पाकिस्तान से लाखों की संख्या में बांग्ला भाषी हिंदू और मुस्लिम रिफ्यूजी कलकत्ता में प्रवेश करने लगे, जिनकी भारी संख्या को केटर करने के लिए कलकत्ता अभी तक तैयार भी नहीं था। और इसके कारण से कलकत्ता और उसके आसपास के इलाकों में झुग्गी झोपड़ी, गरीबी और अपराध में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। और इन सब के अलावा ऐसा लगने लगा था कि नियति भी कलकत्ता को पीछे ढकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसका कारण ही तो था भारत सरकार द्वारा भारत में उद्योगीकरण को भारत के हर राज्य तक पहुंचाने वाले कानून। फ्रीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी बंगाल के औद्योगिक विकास के लिए एक काले सपने से ज़्यादा कुछ भी नहीं था, जिसने कोयले और आयरन जैसे खनिजों से संपन्न बंगाल को उसके समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों का लाभ लेने से ही वंचित कर दिया, जिसका कारण ही रहा जिन उद्योगों को कोलकाता और बंगाल में फलना फूलना चाहिए था, वो गुजरात, महाराष्ट्र और बाकी भारत के राज्यों के विकास में काम आए। लेकिन इस समय तक भी कलकत्ता में वह दौर नहीं आया था जिसने कलकत्ता को सबसे ज़्यादा झकझोड़ा, और वो था साल 1977 से 2011 तक चला कम्युनिस्ट सरकार का शासन, जिसने कलकत्ता की ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बंगाल की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल कर रख दी। और बंगाल जो एक समय तक भारत का सबसे अग्रणी राज्य हुआ करता था, वो आज भारत के सबसे पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया। इस कालखंड में पूरे बंगाल की बात तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि अकेले कलकत्ता में ही आए दिन लंबे लंबे पावर कट्स, मास लेबर स्ट्राइक्स और वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलते थे। और इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा नुकसान झेलने को मिला कलकत्ता के उद्योगों और व्यवसायियों को, जो पावर शॉर्टेज, ओल्ड टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन की तरफ सरकार के उदासीन रवैये जैसे ही कारण थे, जिसने कलकत्ता की जूट मिलों को, जो बंगाल के विभाजन के बाद से ही वेंटिलेटर पर थीं, उनकी स्थिति को और भी ज़्यादा दयनीय कर दिया। और इन सब के अलावा बंगाल की सरकार द्वारा ट्रेड यूनियनों को अत्यधिक समर्थन देना, जिसने आगे जाकर श्रमिकों और कंपनी मालिकों के बीच तनातनी को और बढ़ावा दिया, जिसका कलकत्ता के उद्योगों पर बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिलता है मशहूर कारोबारी आदित्य बिरला के साथ हुए हादसे से, जब साल 1969 में ट्रेड यूनियन के लोगों ने आदित्य बिरला को उनकी कार से ज़बरदस्ती उतारकर उनके साथ गलत व्यवहार किया, उनके कपड़े उतारे और फिर अंडरगारमेंट्स में ही उन्हें उनके ऑफिस तक जाने को मजबूर किया। और इस घटना के बाद आदित्य बिरला इतने अपमानित हुए, जिसके बाद उन्होंने कलकत्ता और पश्चिम बंगाल से अपना सारा का सारा कारोबार समेटकर मुंबई ले गए। और यही सब कारण थे जिसके वजह से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कलकत्ता शहर को एक डाइंग सिटी की उपाधि दी। साल 1991 में जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में एलपीजी मॉडल लागू कर विश्व व्यापार और दुनिया भर के देशों और कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोले थे, उस समय भारत की अलग अलग राज्य सरकारें अपने राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और अलग अलग उभरते हुए सेक्टरों की कंपनियों की मदद से निवेश लाने में लगी थी। तब बंगाल ने अपने आप को इससे कोसों दूर रखा, और इसका सबसे बड़ा कारण रहा कम्युनिस्ट सरकार का आधुनिक तकनीक और उद्योग के प्रति नकारात्मक रवैया, जिसने बंगाल में इस नए दौर को आने से पूरी तरह रोक दिया। कोलकाता का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक समय तक भारत में सबसे आधुनिक माना जाता था, वह आज बूढ़ा हो चला है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है वहाँ की मेट्रो सेवा और ट्राम सेवाएं। हालांकि कोलकाता भारत का पहला ऐसा शहर था जहाँ मेट्रो की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसके बावजूद मॉडर्नाइजेशन को नेग्लेक्ट करना, स्लो डेवलपमेंट और ख़राब मैनेजमेंट, यह कुछ ऐसे सबसे बड़े कारण रहे जिससे कोलकाता मेट्रो पूरी तरह से खस्ता हाल हो गई। और कोलकाता ट्राम का भी आज कुछ ऐसा ही हाल है, जो आज दम तोड़ती हुई सी दिखाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी कोलकाता अपने आप को उठाने की कोशिश नहीं कर रहा। कोलकाता ने एक बार फिर से उठ खड़े होने की तैयारी शुरू कर दी है। कोलकाता फिर से अपनी पुरानी विरासत को लेकर सामने आ रहा है और अपने पुराने रूप और आज के नए युग के बीच सामंजस्य बैठाने के काम में लगा हुआ है, जिसका नतीजा ही रहा कि मशहूर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2030 तक कोलकाता भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल हब में से एक होगा।
ग्लोबल ग्रोथ हब की साल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता विकास के मामले में दुनिया भर के 230 सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग शहरों में 11वां स्थान रखता है और 2024 की सेवलेस ग्रोथ हब की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता दुनिया भर में टूरिज्म के मामले में 19वां सबसे अच्छा शहर है। और इन सब के अलावा भारत में जो स्टार्टअप्स का दौर शुरू हुआ है, इसमें भी कोलकाता किसी से पीछे नहीं है। ग्लोबल इकोसिस्टम इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता स्टार्टअप के लिए भारत में 9th और विश्व भर में 209th सबसे अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड कराता है। और इन सब के अलावा हम ये कैसे भूल सकते हैं कि कोलकाता का भारत की संस्कृति को समृद्ध बनाने में कितना बड़ा योगदान है। स्वामी विवेकानंद से लेकर राजा राम मोहन रॉय और बंकिम चंद्र चटर्जी से लेकर मशहूर फिल्म निर्माता सत्यजीत रे तक, यह सभी कलकत्ता की ही देन है। सिर्फ इतना ही नहीं, पर कलकत्ता के व्यंजन या उसका खाना, चाहे वो रसोगुल्ला हो या संदेश या फिर वहाँ का मशहूर माछे झोल, सब के सब विश्व पटल पर अपनी छटा बिखेर रहे हैं। लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद अभी भी कोलकाता को और बढ़ने की ज़रूरत है। उसे अपने ताज को वापस पाने के लिए अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है। अभी भी कोलकाता को अपनी हज़ारों कमियों पर पार पाने की ज़रूरत है, चाहे वो प्रदूषण हो या फिर आज के समय एक बेहतर शहर बनने की नई आवश्यकताएं। साल 2022 की ग्लोबल एयर इंडेक्स की रिपोर्ट में कोलकाता को दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। भारत सरकार की स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता भारत के सबसे गंदे शहरों में 9वां स्थान रखता है और राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन वाले शहरों में अपने आप को 6th पोजीशन पर खड़ा पाता है। लेकिन इन सभी कमियों को देखने के साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कोलकाता भारत का कोई एकमात्र ऐसा शहर नहीं है जिसमें कमियां हों, बल्कि आज भारत में आप ऐसा कोई शहर नहीं पाएंगे जिसमें कोई कमी ना हो। चाहे हम बात करें दिल्ली में प्रदूषण की, या फिर मुंबई में स्पेस की लिमिटेशन और हाई वैल्यू की, या फिर बेंगलुरु के ट्रैफिक की। और हमें ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि कोलकाता और बंगाल का ये हश्र लंबे समय तक एक अच्छे शासन की कमी की वजह से हुआ है। इसलिए कोलकाता को आज अपना वही पुराना मुकाम फिर से हासिल करने के लिए एक विजनरी और रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट की ज़रूरत है, जो उसे और उसके लोगों को एक सुनहरा भविष्य दे सके, जिससे कोलकाता भारत की विकास यात्रा का एक अहम हिस्सा बन सके। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।